जय हिंद दोस्तों। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे कि पारस्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, आप सब अगर मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, शुरू से अंत तक देखिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। देखिए, जैसे यहाँ कह रहा है कि ये पारस्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। पारस्विक विस्थापन क्या है या कैसे कहते हैं, तो सबसे पहले एक क्या बनाइए, कांच की सिल्ली बनाइए। कांच की सिल्ली, कांच की सिल्ली। आपतित किरण मतलब इस पे कांच में सिल्ली जो है इस क्या है, कांच की सिल्ली। कांच की सिल्ली, ये आयताकार कांच की सिल्ली है। इसमें ये क्या है, माध्यम 1 मतलब ये विरल माध्यम है, वायु विरल माध्यम। क्या है, विरल माध्यम। और ये क्या है, माध्यम 2। माध्यम 2 इसको बोलते हैं सघन माध्यम। सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वो थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुकता है। किधर झुकता है, अभिलंब की और झुकता है। फिगर बना रहे हैं, झुकता है। तो ये क्या होगा, ये सीधे जाना चाहिए, सीधे जाना चाहिए, लेकिन नहीं, सीधे नहीं जाके क्या होता है, थोड़ा सा झुक जाता है। थोड़ा सा झुक जाता है। इसी के निर्गत किरण, निर्गत किरण। निर्गत किरण देखिए, तो सबसे पहले पारस्विक विस्थापन किसे कहते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण, निर्गत किरण के बीच की दूरी को पारस्विक विस्थापन कहते हैं। को पूछ दे अगर आपसे कि पारस्विक विस्थापन किसे कहते हैं, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को जो है उसको क्या कहेंगे, पारस्विक विस्थापन। ये कैसा किरण है, निर्गत किरण। निर्गत किरण। और ये क्या है, आपतित, आपतित किरण। और ये क्या है, अभिलंब, अभिलंब। तो पारस्विक विस्थापन का परिभाषा क्या हुआ कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को पारस्विक विस्थापन। देखिए, आपतित किरण ये हुआ, आ रहा है इधर अपवर्तन के बाद मुड़ा, फिर ये जब माध्यम 2 से मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो वो क्या लग रहा है, अभिलंब से दूर हट रहा है। देखिए, तो ये क्या हो, इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे, पारस्विक विस्थापन। तो पारस्विक विस्थापन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, आपतित, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को, बीच की दूरी को पारस्विक विस्थापन कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये क्या है, परीक्षा के मायने बहुत ही इम्पोर्टेंट भी आई है। ये सब परीक्षा में क्या करते हैं, पूछते हैं। पारस्विक विस्थापन किसे कहते हैं, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को पारस्विक विस्थापन कहते हैं। देखिए तो आगे क्या है, अब आता है अपवर्तनांक 6 नंबर। ये भी आई है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इसका आंसर होगा शून्य में प्रकाश की चाल और
किसी माध्यम में और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को चाल के अनुपात को प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। दोस्तों, अगर आपसे पूछ दे कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो शून्य में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक, तो इसका फार्मूला क्या निकलेगा? अपवर्तनांक बराबर शून्य मतलब क्या था? निर्वात, जहाँ कोई हवा हुआ नहीं है। शून्य में प्रकाश की चाल अब बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, इसी को हम क्या कहेंगे? अपवर्तनांक। क्या कहेंगे? अपवर्तनांक। तो देखिए, स्टार मतलब ये ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो देखिए, सब में क्या अपवर्तनांक अलग अलग होता है ना। जिस माध्यम का अपवर्तनांक मतलब जो माध्यम क्या होगा, ज़्यादा सघन होगा, उसका अपवर्तनांक उतना कम होगा। जिस माध्यम का सघन ज़्यादा होगा, उसका अपवर्तनांक क्या होगा? कम होगा। जिस माध्यम का विरल कम होगा, वो माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा। देखिए, सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। किसका होता है? हीरा का होता है। अगर आपसे कोई का पूछ दे कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो हीरा का होता है। किसका होता है? हीरा का। तो दूसरा क्या पूछेगा ऑब्जेक्टिव टाइप में? हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। दोस्तों, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। इसके बाद आता है कि सबसे कम किसका अपवर्तनांक होता है? तो वायु का। किसका होता है? वायु का। सबसे कम वायु मतलब हवा का अपवर्तनांक होता है। इसका अपवर्तनांक जो होता है 1.31 होता है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का। और सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? वायु का। किसका होता है? वायु का। दोस्तों, अब पूछेगा कि प्रकाश की चाल क्या होता है? प्रकाश की चाल क्या किसमें कितना होता है? तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा, उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगा। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा, उसमें प्रकाश की चाल क्या होगा? अधिक होगा। और जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा, उसमें प्रकाश की चाल कम होगा। उसमें प्रकाश की चाल क्या होगा? कम होगा। तो अगला स्टार क्या बन रहा है? जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल अधिक होता है। इसके बाद फिर देखिए अगला, तो जिस माध्यम
का अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होता है। दोस्तों, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगा। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगा? कम होगा। तो अपवर्तनांक कम, प्रकाश की चाल अधिक, और अपवर्तनांक अधिक तो प्रकाश की चाल कम होगा। अगला 7 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। आपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं? आपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं? दोस्तों देखिए, आपेक्षिक अपवर्तनांक होता है क्या है? दो माध्यमों के, इसका आंसर क्या होगा? दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। दोस्तों, अगर आपसे कह दे कि आपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं? दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। दोस्तों, ये अगला 8 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम। देखिए, ये ए और बी क्या है? एक कांच है। क्या है? कांच है। इस पे क्या डाल दिया? लम्ब डाल दिया। और ये क्या आ रहा है? आपतित प्रकाश की किरण। जब आपतन बिंदु पर पड़ा तो अभिलंब से क्या होगा? अभिलंब की ओर थोड़ा झुकेगा। किधर झुकेगा? अभिलंब की ओर झुकेगा। तो अभिलंब की ओर झुका दिया, थोड़ा सा हल्का मुड़ता है, मुड़ा दिया। तो ये क्या हो गया? आपतित किरण। ये क्या हो गया? आपतित किरण। और ये क्या हो गया? अपवर्तित किरण। और ये क्या है? अभिलंब। तो ये क्या हो गया? आपतन कोण आई। और ये क्या हुआ? आर बराबर अपवर्तन कोण। इसको क्या कहेंगे? आपतन कोण। और ये इसको क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण। और ये अपवर्तन कोण। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। तो पहला नियम क्या होता है? आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये हुआ आपतन बिंदु। यहाँ ओ ले लीजिए, इसको क्या लिखे? आपतन बिंदु। क्या लिखे?
आपतन बिंदु, ये इसको एम ले लीजिए, इसको एन ले लीजिए। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दोस्तों ये MVVI कर दीजिए, क्योंकि जो ना आपको परीक्षा में पूछेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझाते हैं। तो इस अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। कौन कौन होते हैं? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। तो दूसरा होता है क्या? किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होती है। दोस्तों क्या लिखा? किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे क्या कहते हैं? होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। दोस्तों अगर आपसे पूछ दे कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कौन कौन? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब। देखिए ये और ये तीनों क्या है? एक ही समतल में है होते हैं। किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि अपवर्तन के कौन से नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है, तो अपवर्तन के दूसरा नियम को क्या कहा जाता है? स्नेल का नियम कहा जाता है। देखिए आगे क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। अपवर्तन के दूसरे नियम को जो है उसको क्या कहा जाता है? स्नेल नियम। तो स्नेल नियम बराबर क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर। स्नेल लॉ में मतलब क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर। तो 9 देखिए। इसके बाद आता प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में उपयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या हुआ? प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में
उपयोग को लिखें। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के जो हमारे जीवन में जो उपयोग है वो लिखना है। तीन ही इसका जो उपयोग है प्रकाश के अपवर्तन का, 3 गुण है हमारे जीवन में उपयोग। क्या है वो देखिए। पहला क्या है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ती है। ये पहला हुआ। पहला क्या हुआ, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो किधर मुड़ता है, अभिलंब की ओर मुड़ता है। दूसरा क्या है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हटती है। तीसरा क्या है कि प्रकाश किसी सतह पर दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो बिना मुड़े क्या होता है, सीधी रेखा में निकल जाते हैं। तो इसमें से कितना नियम निकला, हमारे जीवन में कितना उपयोग है, फिलहाल 3 है। तो पहला क्या, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम, तो वायु क्या हो, ये वायु है, वायु को हम लोग क्या बोलते हैं, विरल माध्यम। ये क्या है, कांच है, इसको हम क्या बोलेंगे, सघन माध्यम। कांच को क्या बोलेंगे, सघन माध्यम। तो विरल मतलब होता है पतला, विरल में क्या होता है, पतला, कांच में क्या होता है, मोटा। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखिए, प्रकाश जा रहा है यहाँ से, क्या रहा है, प्रकाश, ये क्या है, अभिलंब। तो सीधा जाना चाहिए, नहीं, थोड़ा सा झुका है, क्या हुआ है, थोड़ा सा झुक गया, तो अभिलंब की ओर मुड़ा, ये क्या है, अभिलंब, इधर मुड़ गया। अभिलंब की ओर मुड़ा। इसके बाद जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या हुआ, अभिलंब से दूर हट गया। तो दूसरा क्या होगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तीसरा क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह, ये 2 माध्यम है, विरल माध्यम, सघन माध्यम, 2 माध्यम को अलग करने वाले सतह पर लंबवत पड़ती है तो बिना मुड़े क्या होता है, सीधी निकल जाती है। तो तीसरा हमारा उपयोग क्या है, जब प्रकाश की किरण 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े
सीधी निकल जाती है। तो प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में कितना उपयोग है? 3 गो उपयोग फिलहाल है, लेकिन और बहुत प्रकार होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह विलंब से की ओर मुड़ती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। और जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो सतह को अलग करने वाले पर लंबवत पड़ती है तो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। अब प्रिज्म किसे कहते हैं? अगला देखिए तो क्या है दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने आप दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। देखिए तो आगे क्या है प्रिज्म। प्रिज्म, प्रिज्म किसे कहते हैं? प्रिज्म किसे कहते हैं दोस्तों? प्रिज्म, प्रिज्म बनाइए इधर। क्या हो गया? ये प्रिज्म हो गया। प्रिज्म ये ए बी सी, बी डैश सी डैश और ये ए डैश प्रिज्म। इसका आंसर क्या होगा? प्रिज्म किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। दोस्तों अगर आपसे कोई पूछ दे प्रिज्म किसे कहते हैं? किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म किसे कहते हैं? किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। दोस्तों ये अगला ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा, ऑब्जेक्टिव में कि प्रिज्म में कितने भाग होते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म में कितने भाग होते हैं? प्रिज्म में 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 5 भाग बताते हैं। प्रिज्म में 5 भाग, या सतह ले लो, सतह होते हैं। प्रिज्म में कितने भाग सतह होते हैं? तो 5 गो। कौन कौन? देखिए 2 भाग होता है आयताकार। 2 भाग क्या होता है? आयताकार। देखिए तो ये क्या है? आयताकार। ये भी क्या है? एक आयताकार है। और त्रिभुजाकार क्या होता है? एक ये हुआ, एक 2। तो कितना भाग हुआ? 5 भाग। तो कोई पूछ दे कि आपसे प्रिज्म में कितने भाग होते हैं? तो 5 भाग होते हैं। अगला है विचलन कोण किसे कहते हैं? विचलन कोण किसे कहते हैं? देखिए विचलन कोण क्या होता है।
विचलन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने जो कोण होता है उसी को क्या कहते हैं? विचलन कोण। विचलन कोण कौन हुआ? विचलन कोण, ये हो गया विचलन कोण। ये प्रकाश गया लेंस से अपवर्तन के बाद क्या हुआ ना, अभिलंब की ओर झुका, फिर निकला तो अभिलंब से दूर हो गया, अभिलंब या इससे दूर हट गया। तो विचलन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को बीच बने कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण। तो इसका आंसर क्या होगा? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण। दोस्तों अब मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।